नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 3, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो ये चैप्टर लिखा गया है श्याम चरण दुबे जी द्वारा। और इस पाठ में अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि किस तरह जो इंसान है वो बाजार की जो चमक दमक है, जो एक दिखावटीपन जो है संसार में, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग अपने सामान की क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, केवल जो उसकी चमक दमक है उसके आधार पर उसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। और ये किस तरह से लोगों को के लिए नुकसानदायक है, किस तरह से। और यहाँ पर एक और चीज आती है कि किस तरह से जो बड़े लोग होते हैं, एक उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि जो सिने स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े जो टीवी में आने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े जगहों के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो उनको देखा देखी जो एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, जो सामान्य वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी सोच भी, उसकी एक समझ भी किस तरह से परिवर्तित हो जाती है इन विज्ञापनों के द्वारा, इस चमक दमक के द्वारा। वो इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है, हम काफी रिलेट कर पा रहे हैं इसको स्वयं से, अपने आप से। क्योंकि कई बार हम भी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, ऐसे असमंजस में फंस जाते हैं कि जो चीज हमें देखने में ज्यादा अच्छी लगती है, जो चीज हमें नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन हमें वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि उसका विज्ञापन एक बहुत बड़े व्यक्ति ने दिया है और साथ ही उसके विज्ञापन में बहुत ज्यादा चमक दमक दिखाई गई है, बहुत ज्यादा चीजें वहां पर परोसी गई हैं। तो इसीलिए हम उनके उन जाल में फंस जाते हैं। तो क्या कुछ होता है आगे इस चैप्टर में, क्या और चीजें हमें जानने को मिलती हैं, उसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे अपने आज के सेशन को। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। और आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में अभी तक यहाँ पर जो बाजार की गिरफ्त में आ रहा समाज है, उसकी वास्तविकता को हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर, लोगों के लिए जो उपभोग है, जो भोग है, वो अब वो एक सुख है। और ये सुख अब सूक्ष्म रूप से ये सुख बदल गया है और इसमें एक नई स्थिति पैदा हो गई है। और क्योंकि ये उत्पाद जो हैं आपके लिए हैं, ये प्रोडक्ट्स आपके लिए हैं, लेकिन आप जाने अनजाने में भूल जाते हैं कि ये आपके माहौल को और आपके चरित्र को भी बदल रहे हैं। और आप जो है उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता यानी कि सुख की एक होता है ना, भोग करना यानी कि उपभोग करना, किसी चीज का सुख उठाना। तो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है और ये हमेशा आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दिया था टूथपेस्ट का, जो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई थी कि दांतों को मोती जैसा चमक बनाता है, मुंह की दुर्गंध को हटाता है, मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यानी कि जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, वो ये एक पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। इस तरह से चीजों को बेचा जाता है। और किसी को कोई नीम या बबूल के गुणों से भरपूर है तो कोई ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नए नए तरीके से बेची जाती हैं, नए नए तरीके से हमें लुभाती हैं। और आगे यहाँ पर देखिए साबुन की बात की गई थी। तो साबुन, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज खुशबू। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है और मेन चीज ये है सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। जो सिनेमा में जितने भी स्टार्स हैं, सिनेमा में जितने भी अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनके
खूबसूरती का ये रहस्य है ये साबुन। तो ऐसा क्या हो सकता है कि एक साबुन आपको खूबसूरत कर दे? देखिए ये बहुत हद तक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि एक साबुन आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो सच्चाई को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर और भी ज्यादा और भी ज्यादा यहाँ पर चीजें आपको बताई गई हैं कि ये लीजिए, ये शरीर को पवित्र अगर रखना चाहते हैं तो ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी हुई साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए साबुन। ये महंगा है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगा। तो उस टाइम पे आप सोचते नहीं है कि महंगा है या सस्ता है। और उसके बाद यहाँ पर संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल की बात आई। जो बड़े बड़े घरों की, जो उच्च वर्ग के घरों की जो महिलाएं हैं, उनके ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री का होना एक मामूली बात है। और यही इनकी प्रतिष्ठा चिन्ह है, यही इनके प्रतिष्ठा का चिन्ह है। अगर आप किसी के घर में जाते हैं, उनके घर का साजो सामान, उनके रहन सहन का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका, और खास तौर पर उनके उनके जो द्वारा पहने गए जो महंगे कपड़े हैं, उनके द्वारा यूज किए जाने वाले महंगे प्रोडक्ट्स हैं, फिर चाहे वो नहाने का साबुन ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो आपका कोई भी चीज हो, चाहे वो उनका परफ्यूम हो, चाहे वो उनके वॉच हो, चाहे वो उनका मोबाइल फोन हो, चाहे वो उनका शैम्पू और तेल ही क्यों ना हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो दिखाती है कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स के उत्पाद के ही उत्पाद के ही होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बाद में और चीजें यहाँ पर बताई गई। उसके बाद कहा गया छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह अब बुटीक खुल गए हैं। जहां पर पहले टेलर हुआ करते थे, कपड़ा खरीद कर सिलाई किए जाते थे कपड़े, अब जगह जगह नए नए बुटीक खुल गए हैं। डिजाइनर परिधान बाजार में आ गए हैं, जो कटे फटे, छोटे, ऊंचे नीचे, दाएं से कटे बाएं से कटे, तो ये सारे जो कपड़े होते हैं इन्हें डिजाइनर परिधान कहा जाता है, नए नए डिजाइन्स। और उसके बाद ये ट्रेंडी है, ट्रेंडी यानी कि ट्रेंड में है, ये चलते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं इन्हें। और दूसरा, ये बहुत ज्यादा महंगे भी हैं। आपने देखा होगा कि जीन्स जो होती है, जो चाहे बॉयज की हो चाहे गर्ल्स की हो, तो अगर आप एक नॉर्मल जीन्स खरीदने जाएंगे, जो नॉर्मल जीन्स होती है, अगर आप उसको खरीदने जाएंगे तो आपको 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 तक में मिल जाएगी। लेकिन अगर डिजाइनर जीन्स की बात की जाए, अगर डिजाइनर परिधानों की बात की जाए, या ट्रेंड में चल रहे परिधानों की बात की जाए, या जीन्स की ही बात की जाए, वो आपकी 5000 से केवल स्टार्टिंग होगी, और उसमें कपड़ा कम होगा और होल्स ज्यादा होंगे। तो इन्हें कहा जाता है डिजाइनर परिधान। और ये पिछले वर्ष के फैशन, और देखिए यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि चलिए ये ट्रेंड है और चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष कई जो लोग, कई बार देखिए, पहले के लोग होते थे, एक बार शर्ट पैंट सिला दिया, वो अगले 10 साल वही शर्ट पैंट चल रहा है। एक बार एक धोती कुर्ता सिलवा दिया, या एक बार एक अच्छी सी साड़ी, एक अच्छा सा सूट बना लिया, बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े बना लिए, तो 4-5 साल वो कहीं नहीं गए, वो अच्छे से चलते हैं, क्योंकि काफी धुला जाता है उन्हें, अच्छे से रखा जाता है, केयर की जाती है। लेकिन अब पिछले वर्ष का फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। यानी कि ये बहुत शर्म की बात है कि आप पिछले साल का ही अभी फैशन यूज करें। ये साड़ी तो कब के फैशन से आउट हो चुकी है, इस साड़ी को पहनना अब फैशन में नहीं है। या इस तरह के कपड़े, इस तरह के टॉप, इस तरह के जो जीन्स है, इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के जो कपड़े हैं, अब ये फैशन से आउट है, तो अब आप इन्हें कैसे पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इंसान का स्टेटस दिखाती है, लेवल दिखाती है कि वो कितने ज्यादा बड़े घर का है, तो उसमें आती है ये घड़ी। ठीक है, जो लोगों को आजकल सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो पहले की जो घड़ियां होती थी वो समय दिखाती थी। ठीक है, पहले समय की जो घड़ियां होती थी वो समय दिखाती थी, और उससे यदि काम लेना हो, क्योंकि अगर हम
इस चीज के लिए घड़ी खरीद रहे हैं, सिर्फ अगर हम सिर्फ इस चीज के लिए घड़ी खरीद रहे हैं तो वो 4-500 में मिल जाएगी। देखिए ये पहले की बात की जा रही है, लेकिन अगर अभी भी आप एक अच्छी घड़ी खरीदना चाहते हैं कि जो चल जाए कुछ समय तक, वो भी 1000, 1500, 2000 तक में आराम से आपको मिल जाती है, और वो काफी चल भी जाती है अगर आप उसको संभाल कर यूज करते हैं तो। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, हैसियत जताने के लिए, यानी कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए, अब 50-60 हजार से लेकर 1.5 लाख 2 लाख घड़ी की घड़ी भी आ जाती है। पहले के समय में 1.5 लाख 2 लाख में तो पूरी शादी हो जाया करती थी, पूरा बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा हो जाया करता था। लेकिन अब लोग केवल हैसियत जताने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए कि मैं इतने बड़े घर का हूं, मैं इतने उच्च परिवार का हूं, इसके लिए 50-60 हजार से स्टार्ट जो घड़ियां हैं, लगभग 1.5 से 2 से 3 से लेके 5-10 लाख तक की जो घड़ियां हैं वो ले सकते हैं। अब देखिए पहले के समय में जिसको संगीत की समझ होती थी वो तबला बजाना सीखता था, हारमोनियम बजाना सीखता था, ढोलक बजाना सीखता था, और इन वाद्य यंत्रों पर वो प्रैक्टिस करता था और गाना भी गाता था, और हर जगह अपने हुनर को वो छिपाने की कोशिश नहीं करता था, वो गाता था। लेकिन अब क्या है कि चाहे आपको म्यूजिक की समझ हो या ना हो, संगीत का आपको नहीं आता, लेकिन आपके घर में है कीमती म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि ये है दिखावा, ये है एक तरह से बाजार का जो इफेक्ट है, जादू है जो लोगों का, वो आप पर चल सकता है। कोई बात यदि आप उसे ठीक तरह से नहीं चला सकते, कोई बात नहीं कि अगर भले ही आपको चलाना भी नहीं आता उसको, ठीक है। और दूसरी बात, कंप्यूटर काम के लिए खरीदे जाते हैं पहले के समय में। चलिए अच्छी बात है कि कंप्यूटर ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ा विकास का एक अहम हिस्सा कंप्यूटर ने यहाँ पर निभाया, अहम हिस्सा हमारा है। लेकिन पहले जो लोग कंप्यूटर खरीदते थे वो अपने काम के लिए खरीदते थे। अगर बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है तो घर में उसको सिखाने के लिए, या फिर उसका सब्जेक्ट है तो उसके लिए, या फिर कोई इस फील्ड से जुड़ा हुआ है तो वो काम करने के लिए। लेकिन अब महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है, कि छोटा सा बच्चा है उसको टैब दिया हुआ है और मोबाइल फोन्स दिए हुए हैं, और घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों के अपने अपने लैपटॉप हैं, अपने अपने टैब हैं, टैबलेट्स हैं, और महंगे महंगे मोबाइल फोन्स हैं। तो ये अब एक आम बात हो चुकी है दिखावे के पर्पज से भी, कि अगर हमारे पास लैपटॉप है, अगर हमारे पास कंप्यूटर है, अगर हमारे पास टैबलेट है, अगर हमारे पास महंगे महंगे आईफोन फोन है, तो हम बड़े घर के, ऊंचे कुल के हम दिखाई देते हैं। अब दूसरी बात आती है खाने के लिए 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल्स खाने के लिए। अब तो यहाँ पर देखिए, पहले सिर्फ खाने के लिए 5 स्टार होटल्स होते थे, रुकने के लिए होते थे, लेकिन अब यहाँ पर शादियां भी होने लगी हैं, विवाह भी होने लगे हैं। और दूसरा, बीमार पड़ने पर 5 स्टार हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल यानी कि 5 सितारा अस्पतालों में आइए। अगर आपकी हैसियत है तो आप बीमार हैं तो आप 5 सितारा हॉस्पिटल में आइए। वहां पर जिस तरह का आपको 5 स्टार होटल में कंफर्ट दिया जाता है, लग्जरी बेड होता है और कंफर्ट रूम होता है, एसी रूम होता है, टीवी लगा हुआ है, फोन लगा हुआ है, अगर आपके साथ कोई रुकना चाहता है उसके लिए बेड लगा हुआ है, और जो नर्स है, एक नर्स प्रॉपर आपके साथ लगी हुई है आपकी हेल्प के लिए, और बाकी भी सारी चीजें, मतलब आपको जो सुविधाएं वहां पर दी जाती है प्रॉपर आपके लिए, आपके साथ में जो रुक रहे हैं उनके लिए प्रॉपर अच्छा खाना वहां पर दिया जाता है। तो इस तरह का 5 स्टार हॉस्पिटल जो सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त काफी अच्छा अनुभव, काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। उसके बाद जब आप वहां से निकलेंगे तो आपके इलाज के साथ साथ आपका जो वहां का एक्सपीरियंस है वो भी चर्चा का विषय आपके लिए रहेगा। और देखिए, और भी बड़ी बात यहां पर है, आज पढ़ाई के लिए 5 स्टार्स पब्लिक स्कूल, 5 सितारा स्कूल, 5 स्टार पब्लिक स्कूल, तो ये भी
वहां पर आपके बच्चे को घर जैसी लग्जरी सुविधा मिलती है, पढ़ने के लिए एसी रूम मिलता है, वहां पे उनको ब्रेकफास्ट कराया जाता है, लंच कराया जाता है, शाम का स्नैक्स दिया जाता है, प्रॉपर उन्हें खेलने कूदने के लिए उनके लिए अलग से टीचर होते हैं, उनके लंच के लिए उन्हें अलग से टीचर मिलते हैं, तो हर एक चीज के लिए उन्हें फैसिलिटी होती है। तो ये है 5 स्टार स्कूल्स। और शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। अभी तो इंडिया में ऐसा हुआ नहीं है कि 5 स्टार यूनिवर्सिटी या 5 स्टार कॉलेजेस आपको मिले, लेकिन ऐसा शायद आगे हो जाए। तो यहाँ पर कुछ देशों में अमेरिका, यूरोप जैसे कुछ देश हैं जहां पर मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। तो देखिए, दुनिया जो है काफी आगे बढ़ रही है, काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। प्रकृति के जो नियम है वो भी यहाँ पर टूट रहे हैं इस दिखावे के कारण, इस आगे बढ़ने के लिए और इस चमक दमक के कारण। तो यहाँ पर बहुत सारे देश, देखिए भारत में तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, ये ऐसे कुछ देश हैं जहां मरने से पहले ही इंसान अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का, देखिए ये चीजें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा भारत में आने में, क्योंकि देखिए अपने अंतिम संस्कार और अपने अनंत विश्राम का प्रबंध कौन करेगा? जिसका कोई रिलेटिव नहीं होगा, जिसको अपनों पर विश्वास नहीं होगा, जिसको अपनों पर भरोसा नहीं होगा। तो अब इंडिया में भी काफी ऐसा होने लगा है कि एकल परिवार, जहां पर केवल सिंगल पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, और इस तरह से सिंगल फैमिली होती है, एकल परिवार होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे अपनी अपनी जॉब पर चले जाते हैं, अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, और खासतौर पर विदेश चले जाते हैं, जिनकी मानसिकता पूरी तरह से बदल जाती है, चेंज हो जाती है। और ना भाई है ना बहन है, कई बार सिंगल चाइल्ड भी किसी के घर में होता है। अगर बेटी है, एक बेटी है तो उसकी शादी हो जाती है या वो जॉब के लिए बाहर चली जाती है, अगर एक बेटा है तो वो भी बाहर चला जाता है। तो एकल परिवार जो इस तरह से भारत में अब धीरे धीरे होने लगे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि ज्यादा समय यहाँ पर भी नहीं लगेगा ये सब चीजें करने पर। तो ये चीजें वहां पर हो सकती हैं, लेकिन एक कीमत होगी कि आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे भी लगा सकते हैं, और मंद ध्वनि में संगीत निरंतर बजता रहेगा। यानी कि अपने लिए अलग अलग तरह की मरने के बाद की फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं, कि मरने के बाद अगर आप ले रहे हैं कि आपका अंतिम संस्कार यहाँ पर होना चाहिए या आपके अनंत विश्राम का प्रबंध यहाँ पर होना चाहिए, जिस तरह से बाहर के देशों में होता है, कब्र जो होती है एक तरह से, तो वहां पर आपकी जो कब्र है, अगर आप चाहते हैं उसके आसपास सदैव हरी घास रहे, मन चाहे आपके फेवरेट फूल वहां पर हमेशा हो, आप चाहे तो वहां पर वाटर के पानी के जो फव्वारे होते हैं वो भी लगवा सकते हैं, आप चाहें तो वहां पर मंद ध्वनि में बजने वाला निरंतर संगीत भी बजा सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी, अलग अलग तरह से आपको पे करना होगा, और अलग अलग जो सुविधाएं आप वहां पर चाहते हैं उसके लिए आपको अलग अलग पैसा पे करना होगा। तो ये ज्यादा समय मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया में आने में इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम बचा सकते हैं इन सभी चीजों को होने में। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में जो आज हो रहा है, कल वो भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, यानी कि अपनी इज्जत दिखाने के, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के, अपनी एक पहचान लोगों को दिखाने के वो बहुत सारे रूप होते हैं। लेकिन चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो, चाहे वो हास्यास्पद यानी कि मजाक बनाने लायक ही क्यों ना हो, यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, और यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, यानी कि ऐसा समाज जो अब उपभोक्तावादी हो गया। वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखे, इस संसार में ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग कर सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें उसके पास हों। तो यह विशिष्ट जन का समाज है, यह विशिष्ट जन का समाज है। पर
सामान्य जन भी इस पर ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये जो सारी बातें यहाँ पर अभी तक हो रही थी, तो ये जो समाज है, ये विशिष्ट जनों का समाज है, उच्च वर्ग के लोगों का समाज है, जो काफी अच्छे फैमिली से आते हैं, अच्छे घरों से आते हैं, उनका समाज है। लेकिन जो सामान्य जन है, जो मिडिल क्लास है, जो सामान्य जन है, वो भी इन सभी चीजों को ललचाई निगाहों से देखते हैं। यानी कि उसको भी लगता है कि काश मेरे पास भी ये सारी चीजें होती, काश मैं भी ये सारी चीजें कर पाता, मैं भी ब्रांडेड कपड़े पहनता, मैं भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमता, मेरे घर में भी बहुत सारे नौकर चाकर होते, मेरे घर में भी वो सारी सुख सुविधाएं होती, और भी बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस है। तो क्योंकि वो उस टाइम पे ब्रांड नहीं देखते, वो उस टाइम पे क्वालिटी नहीं देखते, फिर उन्हें केवल और केवल एक प्रतिस्पर्धा करनी होती है, होड़ लगानी होती है कि मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे भी ऐसे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए देखिए फिर वो विज्ञापनों की तरफ जाते हैं, और विज्ञापन में जो उसे सही लगता है वो उसको सही मान लेते हैं। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कुछ विज्ञापन यहां पर दिए गए हैं। मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर। तो यह है कोलगेट का ऐड। बिस्किट का ऐड अगर आप देखेंगे, एक के साथ एक फ्री। शीतल जल का आप देखेंगे कि साबुन के साथ शीतल जल फ्री है, तो ये एक सुपर ऑफर है। ठीक है, इसके बाद आप ये नहीं देखेंगे कि उनकी क्वालिटी क्या है। आपको सस्ते में अगर दे रहे हैं तो क्या क्वालिटी है उनकी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आया जाए। चलिए, अभी तक हमने यहां पर जो कुछ भी पढ़ा, वो सारी चीजें कह रहे हैं जो हम इस समाज में होता हुआ देख रहे हैं, जो इस समाज में हो रहा है उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब इस विषय का गंभीर पक्ष क्या है, आखिर इस विषय पर चर्चा करने का कारण क्या है, तो वो है इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सबसे कठिन प्रश्न है, सबसे ज्यादा खतरनाक प्रश्न है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी आ रहे थे। जो पश्चिमी सभ्यता है या दूसरे जो देश है, वहां की जो संस्कृति के तत्व है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं या पहली बार हम ये सब सीख रहे हैं, क्योंकि ये तत्व तो पहले भी भारत में आ रहे हैं। उपभोक्तावाद की इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, वो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और उपभोक्तावाद की इस संस्कृति से जुड़ चुके हैं, लेकिन आज के सामंत बदल चुके हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल चुका है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही कर लें, परंपराओं का अवमूल्यन तो हुआ है, आस्थाओं का शरण तो हुआ है। कड़वा सच यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर की गई है लेखक द्वारा कि हम पहले भी हमारे देश में, भारत में जो पश्चिमी सभ्यता जो है, सामंती संस्कृति जो है, वहां के लोग आए और उपभोक्तावाद लोगों से जुड़ा रहा, इस संस्कृति से भी जुड़ा, हमसे भी जुड़ा। लेकिन आज जो सामंत है वो बदल चुका है। सामंती संस्कृति जो है उसका मुहावरा बदल चुका है। अब हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही क्यों ना कर ले कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, हमें अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी में पहुंचाना है, हमें अपनी संस्कृति का संदेश पूरे संसार भर में देना है, तो इसकी बात हम कितनी ही कर लें। लेकिन अगर देखें, पिछली सारी चीजें देखें, दोबारा से उन्हें एक बार नजर डालें, तो परंपराओं का अवमूल्यन तो हुआ ही है, आस्थाओं का शरण तो हुआ ही है। यह कड़वा सत्य है
कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बौद्धिक दास्ता से अर्थ लेखक का क्या है? देखिए, हम अंग्रेजों से आजाद हो चुके थे 1947 में। 1947 में ही हम ब्रिटिश शासन से आजाद हो चुके थे, अंग्रेजी सेना से आजाद हो गए थे। लेकिन जो एक हमारी बौद्धिक दास्ता है, उस बौद्धिक दास्ता को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, उनके कामों का अनुपालन कर रहे हैं, उनके कामों का अनुसरण कर रहे हैं, तो हम बौद्धिक दास्ता, हमें देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है कि आप देखिए कई बार क्या होता है कि आप स्कूल पे पढ़ रहे हैं और आपके आसपास आपके रिलेटिव में कोई बच्चा आता है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, ठीक है, उसको हिंदी नहीं आती, वो हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकता, वो हिंदी में अच्छे से लिख नहीं सकता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसकी महानता बताई जाती है कि वो हिंदी में लिख नहीं सकता, वो हिंदी में पढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं और आप अंग्रेजी को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते, स्पष्ट रूप से लिख नहीं पाते, स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते, तो ये आपके लिए आपका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। माना जाता है कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, आप समझ नहीं पाते, तो आपको कुछ नहीं आता। भारत में रहकर, अपने हिंदू देश में रहकर अगर हम ये सारी चीजें सोच रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट है, ये कड़वा सत्य है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। हम दिमाग से अभी भी गुलाम हैं, हम दिमाग से अभी भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के चीजों पर चल रहे हैं, उन्हीं की सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं। हम अपनी सभ्यता संस्कृति को कहीं भूल चुके हैं। हम पश्चिमी संस्कृति के उपनिवेश बन रहे हैं। और हमारी जो नई संस्कृति है वो कैसी है? हमारी नई संस्कृति अब हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी जो ये नई संस्कृति है, ये अनुकरण की संस्कृति है, यानी कि फॉलो करने की संस्कृति है। अब हम जो देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, वो हमने संस्कृति बना ली है। हम अपना कुछ नहीं बचाना चाहते, हमारा अपना कुछ नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चों के लिए भी ये सोचते हैं कि ये भी खूब अंग्रेजी पढ़े, बड़े बड़े स्कूल में जाए, बाहर देश में जाकर नौकरी करे और बिल्कुल उन्हीं की तरह चीजें करे, उन्हीं की तरह वो सारी चीजें अपनाए। खाने का ढंग, आजकल आप देखिए, अगर बच्चा हाथ से खाना खाता है तो ये बहुत बुरी हैबिट मानी जाती है, बहुत गलत माना जाता है कि आप बच्चे हाथ से क्यों खाना खा रहे हैं। देखिए पहले के समय में भी सारे लोग हाथ से ही खाना खाते थे हमारे इंडिया में। देखिए हाथ से खाना खाना और हैंड वॉश करके खाना खाना, इनमें अंतर है। अगर आप हाथ से खाना खा रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं कि आप हाथ से खाना खाते हैं, इसका मतलब आपको खाने का तरीका नहीं आता, या इसका मतलब आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप एक अच्छे घर के नहीं है, आप उच्च वर्ग के नहीं है। खाने में हाथ से खाना खाने का मतलब होता है कि आपको खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉश करना होता है, हाथ साफ करना होता है। लेकिन आजकल हाथ से खाना, क्योंकि अब जो खाना है वो सारा कटलरी से खाया जाता है, ठीक है, चाकू, नाइफ से, चम्मच से, फोक से, तो उनको अब बहुत ज्यादा सभ्य माना जाता है। जो इंसान हाथ से खाना खा रहा है वो असभ्य है, वो उसको तरीका नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो समझदार नहीं है, क्योंकि वो हाथ से खाना खा रहा है। अगर वहीं पे आप फोक से खाना खा रहे हैं, स्पून से खाना खा रहे हैं, या कटलरीज यानी कि यूज कर रहे हैं खाने के लिए, तो आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे घर के हैं, ये समझा जाता है। तो हमारी जो नई संस्कृति है, ये अब हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, ये वो संस्कृति नहीं है जिससे हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। ये अनुकरण की संस्कृति है, फॉलो करने वाली संस्कृति है।
दूसरों का की कॉपी करने वाली संस्कृति अब ये बनती जा रही है, और हम आधुनिकता के नाम पर झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन हम उसके नाम पर झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं। हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, हम दूसरों के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं आधुनिकता के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, कि हम बहुत ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है, हम अच्छे बन रहे हैं। तो ये हम अच्छे नहीं बन रहे हैं, हम दूसरों का को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में अपना, प्रतिष्ठा यानी कि जो अपनी एक स्टेटस है, अपना जो एक लेवल है, उसकी अंधी प्रतिस्पर्धा कि अच्छा मेरे पड़ोसी के पास कार आ गई और मेरे पास सिर्फ स्कूटी है, अच्छा मेरा पड़ोसी विदेश घूम के आ गया और मैं अभी तक दिल्ली घूमने नहीं गया, अच्छा मेरा पड़ोसी तो बहुत बड़े मॉल से शॉपिंग करता है और मैं छोटे से जनरल स्टोर से शॉपिंग करता हूँ, अच्छा मेरा पड़ोसी तो अपने बच्चों को महंगी महंगी गिफ्ट देता है और मैं अपने बच्चों को सिर्फ कॉपी किताबें पेन पेंसिल देता हूँ। तो मेरा, इसका मतलब कि आपका स्टेटस छोटा हो गया। आपके पड़ोसी के बच्चे बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी में उनको अ से क नहीं आता, और आपके बच्चे हिंदी में भी अच्छा करते हैं और अंग्रेजी भी काफी हद तक कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे कम जानते हैं। तो ये प्रतिष्ठा की एक अंधी प्रतिस्पर्धा जो लगी हुई है, होड़ जो लगी हुई है, कंपटीशन जो लगा हुआ है कि तू तू इतना है तो मैं क्या कम हूं, उसे खोकर जो हमें अपनाना है इस प्रतिस्पर्धा में, जिसे हम अपनाना है, उसे हो खोकर हम छद्म की आधुनिकता की गिरफ्त में, छद्म की जो आधुनिकता है, छद्म यानी कि झूठी जो आधुनिकता है, उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण, जो हमारी संस्कृति को नियंत्रित करती थी, जो हमारी संस्कृति को कंट्रोल में रखे हुए थी, ऐसी शक्तियां वो अब क्षीण हो चुकी हैं। यानी कि हम चाहते हैं, हम कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़े, हमारा बच्चा संस्कृत पढ़े, हमारा बच्चा पूजा पाठ करे, हमारा बच्चा लोगों के पैर छुए, हमारा बच्चा गाना गाए, हमारा बच्चा संगीत सीखे। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े, हमारा बच्चा सुबह टेनिस खेलने जाए, हमारा बच्चा हॉर्स राइडिंग सीखे, हमारा बच्चा इंग्लिश की बड़ी बड़ी किताबें पढ़े और बहुत सारी चीजें करना सीखे, स्विमिंग सीखे। देखिए अच्छी है ये सारी चीजें, लेकिन जो एक हमारे संस्कार है, जो हमारी जो नैतिकता हमारे घरों में सिखाई जाती है, जो सदाचार हमारी फैमिली में सिखाया जाता है, जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो बच्चों के सर पर रहता है और वो बच्चों को कहानियों के माध्यम से और उनको देखा देखी दैनिक जीवन में जो उनके दिमाग में, मन में जो संस्कार आते हैं, वो धीरे धीरे अब ये बच्चे भूलते जा रहे हैं। यानी कि ये जो नियंत्रक शक्तियां थी, जो हमारी संस्कृति को बचाए हुए थी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करे, हम चाहते हैं कि वो डांस क्लास जाए, वो जिम जाए, वो स्विमिंग जाए, वो टेनिस सीखे, ठीक है। हम उसको ये नहीं चाहते कि वो अपने स्कूल में किसी से पिछड़ जाए। तो इससे हम कहीं ना कहीं उसको वो जो नैतिक ज्ञान है, वो हम मौलिक ज्ञान जो है वो हम देना भूल जा रहे हैं। और यही जो नैतिकता है, यही जो मौलिकता है, यही हमारी संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां हैं। इसी के कारण, इनके शीर्ण होने के कारण, क्योंकि हर कोई अब मॉडर्न बनना चाहता है, हर कोई अब पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहता है, हर कोई अपने रहने, खाने, सोने, उठने बैठने का तरीका बदलना चाहता है। इसी कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यानी कि अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह इस पाठ में हमने यहाँ पर जो सबसे मेन टॉपिक है, इस पाठ का जो सबसे मेन चीज हमें यहाँ पर बताई गई है कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो इस दिखावे से किस तरह से क्षीण होती जा रही है, यानी कि वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है इसको घर पर जरूर रिवाइज करें। टॉपिक
टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।